क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में सुर्खियों में रहा औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया। वे कौन थे? कहां की पश्मीना शॉल को जीआई टैग प्राप्त है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 4 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, इनोवेशन मिशन पंजाब, क्या इनोवेशन मिशन पंजाब किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? हाल ही में पंजाब राज्य की सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इनोवेशन मिशन पंजाब। किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? स्टार्टअप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन लॉन्च किया है पंजाब राज्य की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। और इनोवेशन मिशन पंजाब किसने लॉन्च किया, वो भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। तो यह इनोवेशन मिशन पंजाब लॉन्च किया है पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने। इमेज में आप देख सकते हैं। तो यह भी याद रख लो कि कब लॉन्च किया है, 1 सितंबर 2021 को, यानी कि 2 दिन पहले ही यह इनोवेशन मिशन पंजाब लॉन्च किया है। किसने? पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने। और इनोवेशन मिशन पंजाब एक अनूठी सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना है जिसे निजी क्षेत्र और एक मजबूत सरकारी समर्थन द्वारा चैंपियन बनाया जाएगा। और पंजाब में एक उभरता हुआ उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र है और जिसमें 450 स्टार्टअप और 20 से अधिक इंक्यूबेटर शामिल है। और यहां हम बात करते हैं दोस्तों पंजाब राज्य की। तो एक घटना को लेकर 2 दिन पहले ही पंजाब करंट अफेयर में रहा था। वो घटना क्या थी? पंजाब के राज्यपाल जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है 22 अगस्त को। यानी कि पंजाब राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को। और हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी कि कार्यकाल पूरा हुआ है। यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं वीपीसी बदनौर को। तो देखो, तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को पंजाब के राज्यपाल व चंडीगढ़ प्रशासक का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। किसको? बनवारी लाल पुरोहित को। क्यों दिया गया है? क्योंकि अभी तक पंजाब में वीपीसी बदनौर राज्यपाल थे, लेकिन उनका कार्यकाल 22 अगस्त को खत्म हो गया और पद रिक्त होने के स्थान पर नियुक्त किया गया है हमारे राष्ट्रपति द्वारा बनवारी लाल पुरोहित को। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 किसने प्रकाशित की है? पहले तो इस रिपोर्ट का नाम क्या है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22। और यह रिपोर्ट दोस्तों जिसने भी प्रकाशित की है उनकी यह फ्लैगशिप रिपोर्ट है और प्रकाशित की है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ILO। पूर्ण स्वरूप क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 प्रकाशित की है ILO ने। और यहां टाइटल को देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 हाल ही में प्रकाशित की। और हाल ही में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO की वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2020-22 से पता चलता है कि वैश्विक स्तर पर 4.1 बिलियन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। दोस्तों यह एक चिंता का विषय है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 4.1 बिलियन लोगों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि महामारी की प्रतिक्रिया असमान रूप से अप्रत्याशित थी और इस प्रकार कोविड-19 ने सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया है। रिपोर्ट प्रकाशित की है ILO ने। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है क्या? यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है क्या?
ILO यूनाइटेड नेशंस की एक विशेष एजेंसी है और यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी है और जिसके सदस्य राज्यों कितने हैं? 187 ILO के सदस्य कंट्री। और ILO की स्थापना कब हुई? 1919 में। और 2019 में ILO ने अपना शताब्दी वर्ष भी मनाया। और ILO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनीवा में ILO का हेडक्वार्टर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहा औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इमेज आप देख सकते हैं, क्या लिखा है पढ़ो तो। राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। दोस्तों यहां नाम है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, लेकिन इस पार्क का हाल ही में नाम बदलने की घोषणा की जा चुकी है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? आंसर आपके सामने है, यहां पर लिखा है असम। आपको पढ़ाई दिखाई देता है? दोस्तों यह कौन सी भाषा में लिखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह दोस्तों असमी भाषा में लिखा है असम। तो यह औरंग नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम राज्य। करंट अफेयर में क्यों आया? असम कैबिनेट ने औरंग नेशनल पार्क से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। क्या? यह जो औरंग नेशनल पार्क है वहां से जो राजीव गांधी नाम है वो हटाने का फैसला किया है। और औरंग नाम आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय की भावनाओं से जुड़ा है, इसीलिए कैबिनेट ने राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान करने का निर्णय लिया है। और यह कहां पर स्थित है? असम राज्य में। ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर स्थित यह औरंग राष्ट्रीय उद्यान तकरीबन 78.80 वर्ग किलोमीटर में फैला राज्य का सबसे पुराना वन अभयारण्य है। तो यह फैक्ट भी याद रख लो कि असम राज्य का सबसे पुराना वन अभयारण्य है यह औरंग नेशनल पार्क। और दोस्तों 1985 में इसे वन्य जीव अभयारण्य का नाम दिया गया। क्या? इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम दिया गया। और 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। दोस्तों हमारे इंडियन ज्योग्राफी की दृष्टि से यह सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि औरंग जो नेशनल पार्क है इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया है, कब घोषित किया गया है? 1999 में। और यहां बात करते हैं असम राज्य की, तो असम राज्य के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हिमंता बिस्वा शर्मा। और यहां मैप में देखिए हमारा पूर्वोत्तर के जो 7 सिस्टर स्टेट है इनमें से एक है यह असम राज्य। और असम राज्य के अगल बगल में कौन कौन से राज्य स्थित है आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चौथा क्वेश्चन, कहां की पश्मीना शॉल को GI टैग का दर्जा प्राप्त है? सबसे पहले तो यह याद रख लो कि GI टैग का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और यह पश्मीना शॉल को GI टैग का दर्जा प्राप्त है, लेकिन यह पश्मीना शॉल कहां की दोस्तों प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर की, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है कश्मीर। और यह पश्मीना शॉल करंट अफेयर में क्यों आई? और यह पश्मीना जो बकरियां है उनके यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, पश्मीना जो बकरियां है उनके बालों में से जो ऊन प्राप्त होता है उनमें से यह पश्मीना शॉल बनती है, जिसको GI टैग का दर्जा भी प्राप्त है। हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय कश्मीर ने पुरानी तकनीकों को बनाए रखने के लिए भौगोलिक संकेतक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रमाणित हाथ से बने पश्मीना शॉल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है। क्या? यह पश्मीना शॉल हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, इसीलिए करंट अफेयर में आया है यह पश्मीना शॉल। और इससे पहले कश्मीर केसर को GI टैग का दर्जा प्राप्त हो चुका है, तो यह भी याद रख लो कि कश्मीरी केसर को भी GI टैग का दर्जा प्राप्त है। और यहां पश्मीना शॉल की बात करते हैं तो पश्मीना शॉल के बारे में आपको यह फैक्ट भी पता होने चाहिए कि वैश्विक स्तर पर पश्मीना को कश्मीरी ऊन के रूप में जाना जाता है। क्या? यह वैश्विक स्तर पर पश्मीना को कश्मीरी ऊन के रूप में जाना जाता है और यह 12,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाने वाली एक विशेष बकरी से प्राप्त किया जाता है। इमेज आप देख सकते हैं, इसी तरह की पश्मीना बकरियों के दोस्तों ऊन प्राप्त किया जाता है और बाद में इसी तरह की शॉल बनाई जाती है। और यहां जब हमने GI टैग की बात की तो GI टैग के बारे में भी यह जो फैक्ट है कि GI टैग किसके द्वारा दिया जाता है,
कितने साल तक के लिए वैध होता है? तो देखो, जीआई टैग एक संकेतक का उपयोग कृषि, प्राकृतिक और निर्मित वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसको दिया जाता है जीआई टैग? कोई भी कृषि संबंधित है, कोई प्राकृतिक वस्तु है या कोई दोस्तों हथकरघा वस्तु है, इन्हें जीआई टैग दिया जाता है। और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहां पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। और भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्षों की अवधि के लिए वैध होता है और बाद में पुनः रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को $12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर का आवंटन किया है? हाल ही में हमारे भारत देश को $12.57 बिलियन के एक विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर का आवंटन किया है आईएमएफ ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। और इस इमेज को पढ़िए, क्या लिखा है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एलोकेट्स $12.57 बिलियन एसडीआर टू इंडिया। तो देखो, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ ने भारत को $12.57 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार, इंग्लिश में बोले तो स्पेशल ड्रॉविंग राइट्स का आवंटन किया है। और अब भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग्स $13.66 बिलियन है। और विशेष आहरण अधिकार यानी कि दोस्तों एसडीआर यह क्या है? सदस्य देशों का मतदान अधिकार सीधे उनके कोटे से संबंधित होता है। और आईएमएफ अपने सदस्यों को आईएमएफ में उनके मौजूदा कोटा के अनुपात में सामान्य एसडीआर आवंटन करता है। और एसडीआर न तो मुद्रा है और न ही आईएमएफ पर दावा, बल्कि यह आईएमएफ के सदस्यों की स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने योग्य मुद्राओं पर एक संभावित दावा है। और इन मुद्राओं के एवज में एसडीआर का आदान प्रदान किया जा सकता है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यह क्या है? यह एक कोष की स्थापना की गई है और द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात युद्ध प्रभावित देशों के पुनर्निर्माण में सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ ही यह आईएमएफ की स्थापना की गई थी। और वर्ष 1945 में स्थापित आईएमएफ विश्व के 189 देशों द्वारा शासित है। और भारत 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ में शामिल हुआ था। कब? 27 दिसंबर 1945 को आईएमएफ में हमारा भारत देश शामिल हुआ। और आईएमएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना। छठा क्वेश्चन, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? शॉर्ट में बोले तो एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी का पूर्ण स्वरूप नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। और हाल ही में एनसीईआरटी ने अपना स्थापना दिवस मनाया। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। 1 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी का 61वां स्थापना दिवस आयोजित किया गया, इसीलिए करंट अफेयर में आया है। और दोस्तों, आप चाहे क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या दोस्तों क्लास 3 या 4 के, लेकिन जो एनसीईआरटी की जो किताबें होती है, इनका जो सिलेबस होता है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जो सिलेबस, इनमें से ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। और इसलिए आपको सबसे पहले बेसिक जो तैयारी करनी है तो एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी चाहिए। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद 1 सितंबर 1961 को भारत सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संगठन है जो कि स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्रित सरकार और राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने तथा उन्हें सुझाव देने का कार्य करता है। क्या? जो हमारा केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है, वो दोस्तों एनसीईआरटी के द्वारा जो सिलेबस तैयार किया जाता है, उनके अनुरूप ही सभी राज्यों अपने दोस्तों जो किताबें होती है वो बनाते हैं। और एनसीईआरटी और इसकी घटक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय स्थापित करना, साथ साथ पाठ्य पुस्तक, संवाद पत्र तथा अन्य शैक्षिक सामग्रियों का निर्माण करना और शिक्षकों हेतु प्रशिक्षण का आयोजन करने का कार्य भी एनसीईआरटी ही करता है। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहां पर स्थित है?
नई दिल्ली में स्थित है, इमेज में आप देख सकते हैं, जबकि इसकी कई घटक इकाइयां देश के अन्य हिस्सों में स्थापित है। दोस्तों NCERT यह दोस्तों हमारे स्टेट सेंट्रल लेवल की संस्था है, इनके अंडर में आती है SCERT। जैसा कि गुजरात है तो गुजरात में GCERT होगा, इसके अंडर में आएगा DIET डाइट जो दोस्तों जिला कक्षा में है, और इनके अंडर में आएगा BRC, और इनके अंडर में आएगा CRC, और इनके अंडर में आ जाएगा स्कूल जो प्राइमरी स्कूल है वो। ओके, सातवां क्वेश्चन, तालिबान ने किसको अफगानिस्तान में सरकार के नेतृत्व के लिए अपना सर्वोच्च नेता घोषित किया है? दोस्तों हाल ही में तालिबान ने अफगानिस्तान देश में सरकार के नेतृत्व के लिए अपना सर्वोच्च नेता घोषित किया है मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा को। किसको? मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा को। आपको देखना चाहिए, देखो ए है वो भाई साहब जिसके हाथों में अब अफगानिस्तान देश की बागडोर है। तालिबान ने घोषणा की है कि मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंदजादा अफगानिस्तान का सर्वोच्च नेता होगा, और उसके अंतर्गत एक प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देश का संचालन करेगा। और तालिबान ने ईरान के मॉडल के आधार पर सरकार बनाने का निर्णय भी ले लिया है, और जिसमें सर्वोच्च नेता देश का अध्यक्ष होगा, और वह सर्वोच्च राजनीतिक तथा धार्मिक पदाधिकारी होगा जो राष्ट्रपति से भी ऊपर होगा, जैसा कि जिसको हाल ही में नियुक्त किया गया है अफगानिस्तान देश में। और तालिबान ने विभिन्न प्रांतों और जिलों के लिए गवर्नरों, पुलिस प्रमुखों और पुलिस कमांडरों की भी नियुक्ति पहले ही कर दी है। और इमेज में देखिए दोस्तों, ए है 9 जुलाई की स्थिति अफगानिस्तान में। यहां जो आपको रेड कलर में देख रहे हैं वो है तालिबान के कब्जे वाला अफगानिस्तान। यह स्थिति है 9 जुलाई की, लेकिन 16 अगस्त को जो स्थिति हुई है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने दोस्तों फास्ट अपने आप अफगानिस्तान को कवर कर लिया है यह तालिबानों ने। अब दोस्तों यहां पर कौन सा है यह इलाका जहां पर अभी भी जो अमेरिकी सैनिक मौजूद थे वो भी अब अपने देश में चले गए हैं। 8वां क्वेश्चन, यू ब्रीथ लाइफ एयर प्यूरिफायर किसने विकसित किया है? इमेज आप देख सकते हैं, हाल ही में यह यू ब्रीथ लाइफ नामक एयर प्यूरिफायर विकसित किया है IIT रोपड़, IIT कानपुर दोनों ने मिलकर। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन संकाय द्वारा दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर जिसको नाम दिया गया है यू ब्रेथ लाइफ विकसित किया गया है। किसने विकसित किया है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT रोपड़, IIT कानपुर एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यह दोस्तों यू ब्रेथ लाइफ नामक एक एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। और यू ब्रेथ लाइफ स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया यानी कि एयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को बढ़ाता है। और इस उत्पाद को अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया जा रहा है जो IIT रोपड़ की एक स्टार्टअप कंपनी है। क्या? अर्बन एयर लेबोरेटरी द्वारा इसको विकसित किया गया है। और यह क्या है? IIT रोपड़ की एक स्टार्टअप कंपनी है। यू ब्रेथ लाइफ को दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर कहा जा रहा है और इसे IIT रोपड़ में इंक्यूबेट किया गया है। 9वां क्वेश्चन, एक्सपो 2020 में भारतीय पेवेलियन में किस विषय को प्रदर्शित किया जाएगा? 1 अक्टूबर को एक्सपो 2020 शुरू होने जा रहा है। इसमें भारतीय पेवेलियन का भी उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन किस विषय को प्रदर्शित किया जाएगा? तो याद रखो, भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ते कदमों को यह भारतीय पेवेलियन में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। दुबई में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले एक्सपो 2020 में भारतीय पेवेलियन में कोरोना काल के बाद भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में बढ़ते कदमों को प्रदर्शित किया जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? UAE के दुबई में। और तकरीबन दोस्तों 6 मंथ के लिए यह एक्सपो 2020 जारी रहेगा। कितने मंथ के लिए? 6 माह के लिए। और इस पेवेलियन में न केवल भारत की जीवन संस्कृति
और उसके अतीत को, बल्कि घरेलू तथा विदेशी निवेशकों के लिए वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में उपलब्ध क्षमताओं और अवसरों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। और दुबई में एक्सपो 2020 कब तक चलेगा? मार्च 2022 तक, यानी कि तकरीबन 6 महीने तक यह एक्सपो 2020 चलेगा। और कहां चलेगा? दुबई में। तो दुबई के बारे में मैं आपको बताऊं, पूर्व रक्षक ब्रिटेन के 1971 में फारस की खाड़ी छोड़ने के बाद 2 दिसंबर 1971 को दुबई ने अबू धाबी और 5 अन्य अमीरात के साथ मिलकर संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना की। 10वां क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है पंकज कुमार सिंह को। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है पंकज कुमार सिंह। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों वो राजस्थान कैडर के एक आईपीएस अफसर है। राजस्थान कैडर के वर्ष 1988 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और पंकज कुमार सिंह वर्तमान में सीमा सुरक्षा बल के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य से दोस्तों 1965 में यह सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। किस उद्देश्य से? तो भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा के लिए 1965 में यह बीएसएफ की स्थापना की गई। और यह गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के 5 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। किस मंत्रालय के अंडर में काम करता है? गृह मंत्रालय के अंडर में। और बीएसएफ के 2.65 लाख से अधिक रक्षाकर्मी पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात थे। दोस्तों याद रखो 2.65 लाख से अधिक यह बीएसएफ के जो हमारे जवान हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर तैनात है और देश की सुरक्षा करते हैं। 11वां क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में जेबी महापात्रा को नियुक्त किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जेबी महापात्रा। इमेज में आप देख सकते हैं। आईआरएस अधिकारी जेबी महापात्रा को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था। उनकी नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने भी मंजूरी दे दी है और वह पहले ही सीबीडीटी के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। और 1985 बैच के आईआरएस अधिकारी जेबी महापात्रा को सीबीडीटी अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, क्योंकि इस साल मई में पीसी मोदी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। किसका? पीसी मोदी का कार्यकाल समाप्त हो गया था। उनका स्थान लिया है जेबी महापात्रा ने। और यहां हमने बात की सीबीडीटी की यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की। तो सीबीडीटी की स्थापना कब हुई? 1924 में। और सीबीडीटी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। 12वां क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस में रेमन मैग्सेसे पुरस्कारों के कितने विजेताओं की घोषणा की गई है? हाल ही में यह रेमन मैग्सेसे फाउंडेशन के द्वारा तकरीबन 5 व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की जा चुकी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 में से 4 दोस्तों व्यक्ति है, एक फाउंडेशन है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 5 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए जाएंगे। 5 की बात करें तो बांग्लादेश के डॉक्टर फिरदौसी कादरी, यहां पर देख सकते हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी एक वैक्सीन वैज्ञानिक है, उनको दिया जाएगा। और मोहम्मद अमजद साकिब, यहां पर देख सकते हैं मोहम्मद अमजद साकिब, वो पाकिस्तान से माइक्रो फाइनेंस अग्रणी है, उनको भी रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और रॉबर्टो बेलोन फिलिपिनो, वो फिशर और सामुदायिक पर्यावरणविद है। कहां पर है? रॉबर्टो बेलिनो फिलिपिनो, और वो एक फिशर और सामुदायिक पर्यावरणविद है, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। आगे बात करें तो अमेरिका के स्टीवन मुनसी, वो मानवीय कार्यों और शरणार्थी सहायता के लिए जाने जाते हैं, उनको भी यह रेमन मैग्सेसे अवार्ड के लिए सम्मानित किया जा चुका है। और दोस्तों एक संस्थान है जिसका नाम है वॉचडॉग। वॉचडॉग खोजी पत्रकारिता के लिए इंडोनेशियाई मशाल वाहक है, उनको भी यह अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। और यहां हमने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात की, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए।
यह एशिया के व्यक्तियों एवं संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसे प्रायः एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किसको? रेमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और यह रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में दिया जाता है। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया, वे कौन थे? इमेज आप देख सकते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला। दोस्तों शक्ल से ही पता चल जाता है वो एक जाने माने अभिनेता थे जिसका हार्ट अटैक की वजह से सिर्फ 40 साल की आयु में निधन हो गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला। टीवी के मोस्ट पॉपुलर एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का निधन 40 साल की उम्र में हो गया और सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। और सिद्धार्थ शुक्ला लोगों के चहेते कलाकार थे। उनके करियर की बात करें तो बिग बॉस 13 के विजेता अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला हम्टी शर्मा की एक फिल्म जिसका नाम है दुल्हनिया जैसी फिल्मों का एक हिस्सा रह चुके हैं और वह झलक दिखला जा 6 सीजन के भी हिस्से थे और फियर फैक्टर, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस 13 जैसे रियलिटी शो में अपने अभिनय के लिए भी लोकप्रिय थे। सिद्धार्थ शुक्ला हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा किला हुआ ज्वालामुखी कहां स्थित है? सुर्खियों में रहा है यह किला हुआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था हवाई द्वीप। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा तो वो है अर्पिता सोलंकी, रविंद्र भानवार, विष्णु खाट, म्यू जोशी, मानसी प्रजापति, तुषार ओझा, वीरभद्र परमार और वसावा जगदीश। इन सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है वो है दिलीप सिंह ठाकुर, पटेल ब्रिजेश, अमित जांगेड़, राजपूत मनीषा, पूर्वी जगदीश भाई, अंकुर वालंद, सुमित्रा परमार और तेजस कमोल। इन सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है हवाई द्वीप। और कुरिया माधवी, जयदीप, अपर्णाथी, अशोक रामगर, मुकुल कुमार, महता दिव्या, किंजल गामित, पारुल राठवा और मकवाना गायत्री। सभी दोस्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, हाल ही में सुर्खियों में रहे रुडोल्फ स्टीफन जान विगल कौन थे? दोस्तों गूगल पर आपने डूडल देखा होगा, किसका? रुडोल्फ स्टीफन जान विगल का। वो कौन थे? सही ऑप्शन चुनिए और आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, इंपॉर्टेंट लगा है तो इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।